Hello everyone, welcome back to my channel. So today is class 24 of Fundamental of Nursing Important Series. So basically आज हम पढ़ेंगे एनेस्थीसिया के बारे में. देखो इससे पहले मैंने आपको पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर बताया एंड सेकेंड हमारा एनेस्थीसिया है एंड थर्ड हमारा ओटी इंस्ट्रूमेंट है. तो पूरा हमारा ओटी का कंप्लीट हो जाएगा एंड ओटी पैरामीटर्स जो है वो सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. ठीक है. सो एनेस्थीसिया आज हम बेसिकली एनेस्थीसिया के बारे में पढ़ेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो आपको वाइल्स दिख रहा है ना, मैंने स्टार्टिंग में ही रखा है. सो ये ऑलरेडी ये एग्जाम में आ रखा है. आई थिंक कोई नोट से 2021 या 2022 में आया था कि उन्होंने बेसिकली ये वाइट कलर का ये ऐसे ड्रग्स दे दिया था एंड पूछा था ये क्या है. सो ये क्या है आगे मैं बताऊँगी ये क्या है. ठीक है ना. सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास मैं आपको एक प्यारा सा कोड बता देती हूँ. डेट इज़ बी स्ट्रॉन्ग बट नॉट रूड. स्ट्रॉन्ग बनना है आपको, रूट नहीं होना है. बी काइंड बट नॉट वीक, वीक नहीं होना है. ठीक है. बी बोल्ड बट नॉट बुली. बी हम्बल बट नॉट टिमिड and be proud but not arrogant. Please follow this and like you will be success in your life. ठीक है ना. So starting the class. So first is the anesthesia हम पढ़ रहे हैं. So like मैं ट्राई करूँगी कि ईच एंड एवरी पॉइंट डिस्कस कर लूँ जो कि एग्जाम में आ सकता है बेसिकली नॉर्सेट में. ठीक है ना. सो जो हमारा ट्रायड ऑफ जनरल एनेस्थीसिया जो हम आगे हम बात करेंगे. एक हमारा होता है जनरल एनेस्थीसिया, एक हमारा होता है लोकल एनेस्थीसिया. सो जनरल एनेस्थीसिया का एक ट्रायड होता है, ट्रायड ऑफ जनरल एनेस्थीसिया. सो बेसिकली जनरल एनेस्थीसिया में ना 3 कंपोनेंट्स होते हैं. दैट इज कॉल्ड ट्रायड है ना. 3 कंपोनेंट्स होते हैं. दैट इज हिप्नोसिस, मतलब कि पेशेंट को हिप्नोटाइज करते हैं. हिप्नोटाइज आपने सुना होगा. हिप्नोटाइज मतलब कि पेशेंट को अनकॉन्शियस करना. पेशेंट इज नॉट अवेयर अबाउट द सराउंडिंग्स की सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है, उस पर कौन सी प्रोसीजर हो रहा है उसको कुछ पता नहीं चलेगा. सो हिप्नोसिस. सेकेंड इज द एनाल्जेसिया, मतलब पेशेंट को पेन फ्री, जो पेन का जो सेंसेशन है उसको ब्लॉक कर देना. पेशेंट को पेन भी नहीं होगा. ठीक है ना. हमने पेशेंट को अनकॉन्शियस कर दिया, हमने पेशेंट को पेन फ्री कर दिया. एंड थर्ड कि पेन फ्री भी कर दिया आपने, पेशेंट को अनकॉन्शियस भी कर दिया. बट जो मसल्स है, मसल्स को अगर आपने मसल्स को ब्लॉक नहीं किया, स्केलेटल मसल्स को ब्लॉक नहीं किया तो ड्यूरिंग सर्जरी पेशेंट लाइक हाथ पैर मारना स्टार्ट कर देगा है ना. सो हम क्या करते हैं, मसल्स को ब्लॉक करते हैं. डेट इज कॉल्ड मसल रिलैक्सेंट. जो हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है उसको ब्लॉक करते हैं. ठीक है ना. ए रिफ्लेक्सिया और इमोबिलिटी करते हैं. सो बेसिकली हम सक्सिनाइलकोलिन या फिर वैक्यूरोनियम या रोक्यूरोनियम जो है वो देते हैं एज अ मसल रिलैक्सेंट. ठीक है ना. सो आपको ट्रायड ऑफ जनरल एनेस्थीसिया में 3 चीज़ें याद करनी है. अनकॉन्शियस करेंगे, हिप्नोटाइज करेंगे पेशेंट को, हम पेन फ्री करेंगे दैट इज एनाल्जेसिया. एंड थर्ड हम मसल रिलैक्सेंट देंगे लाइक सक्सिनाइलकोलिन, वैक्यूरोनियम एंड रोक्यूरोनियम. ठीक है ना. सो जो हमारा जनरल एनेस्थीसिया में जो हमारा एक होता है गैस एंड इनहेलेशनल वाला, एक हमारा होता है आईवी के थ्रू. जो हमारा जनरल एनेस्थीसिया होता है ना वो हम या तो आईवी के थ्रू दे सकते हैं है ना, वेन्स के थ्रू दे सकते हैं, या फिर हम क्या देते हैं, हम जो हमारा इनहेलेशनल होता है मतलब कि थ्रू नोज हम लंग्स में देते हैं. ठीक है ना. इनहेलेशनल होता है. सो जो हमारा इनहेलेशनल होता है ना, जो गैसियस या फिर वेपोराइज्ड फॉर्म में होता है ना, वो एक मशीन के थ्रू देते हैं. प्रॉपर एक मशीन होती है जिसको बोलते हैं एनेस्थीसिया मशीन और बॉयल्स अपरेटस. बॉयल्स अपरेटस ये नाम याद आपको अगर करना है, बॉयल्स अपरेटस. तो ये इमेज एग्जाम में आ रखा था. तो देखो ये इमेज देखकर ना लोगों को लगता है कि दिस इज समथिंग लाइक क्रैश कार्ट, रिससिटेशन ट्रॉली. बट दिस इज नॉट रिससिटेशन ट्रॉली. कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, देखो जो हमारा बॉयल्स अपरेटस है ना उसमें आपको ये कलर कोडेड वेपोराइजर मिलेगा. कलर कोडेड वेपोराइजर मिलेगा. दिख रहा है आपको ये पिंक कलर का, ये येलो कलर का है ना. एंड बाकी लाइक यहाँ पे फ्लो होता है, वेल्व्स होते हैं इसमें, फ्लो मीटर होता है. सो डैट जो हमारा जो गैस है, जो इनहेलेशनल एजेंट्स आ रहे हैं उसको प्रॉपर कंट्रोल कर सके. ठीक है ना. सो एनेस्थेटिक्स वेपोराइजर होते हैं लाइक डिलीवर द वोलेटाइल एनेस्थेटिक एजेंट्स है ना. सो इसमें प्रॉपर लाइक मैंने बताया ना वेल्व्स होते हैं, फ्लो मीटर होता है, प्रेशर होता है, कितने प्रेशर में पेशेंट को जाना है, इतना अमाउंट जाना है. सो एंड ये कलर कोडेड होते हैं. 2-3 बहुत सारे होते हैं कलर कोडेड होते हैं कि पिंक में कौन सा होगा, येलो में कौन सा होगा, वो आगे मैं बताऊंगी आपको है ना. सो ये दिस इज कॉल्ड बॉयल्स अपरेटस. मेन बात ये है कि दिस इज कॉल्ड बॉयल्स अपरेटस, ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है ना. सो जो हमारा वोलेटाइल एनेस्थेटिक्स एजेंट होते हैं ना, दैट इज इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट होते हैं जो कि एज अ जीए काम करता है. तो इनहेलेशनल है, आगे मैं और अच्छे से बताऊंगी. इनहेलेशनल है तो मतलब हम सूंघ के लेंगे, मतलब नोज के थ्रू लेंगे. इनहेल करेंगे तो इनहेल हम कहाँ से करते हैं, ऑफकोर्स नोज के थ्रू करेंगे. सो नोज के थ्रू देंगे तो लाइक पेशेंट को हम फेस मास्क के थ्रू या फिर लेरेंजियल मास्क एयरवे के थ्रू या फिर एंडोट्रेकियल ट्यूब के थ्रू, ये जो हमारा ये वाला जो एनेस्थेटिक्स होते हैं वो हम इसके थ्रू देते हैं, या तो ईटीटी ट्यूब के थ्रू या एलएमए के थ्रू या फेस मास्क के थ्रू. ठीक है ना. सो जो हमारा पेशेंट को सर्जरी होने वाला होता है, एनेस्थीसिया देंगे उससे पहले एक चेक होता है दैट इज कॉल्ड पैक.
पैक दैट इज कॉल्ड प्री एनेस्थीसिया चेकअप। मतलब जो हमारे एनेस्थेटिक्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो पहले प्री एनेस्थेटिक्स चेकअप करते हैं। मतलब वो चेक करते हैं कि पेशेंट जो है वो सुटेबल है या नहीं है फॉर सर्जरी, फॉर कि वो ड्यूरिंग सर्जरी उनको एनेस्थाइज करना होगा, मसल रिलैक्सेंस देने होंगे, बहुत सारी चीज़ें होगी। तो वो पहले प्री एनेस्थेटिक्स चेकअप करते हैं टू चेक कि पेशेंट इज सुटेबल और नॉट सुटेबल। तो उसमें वो बहुत सारे पैरामीटर्स चेक करते हैं। उनका प्रॉपर एक वो होता है कि प्रॉपर वो होती है, क्या बोलते हैं, काइंड ऑफ यू कैन प्रोटोकॉल, है ना, काइंड ऑफ प्रोटोकॉल होता है जिसमें वो ईच एंड एवरीथिंग वो देखते हैं, लाइक एयरवे कि पेशेंट का एयरवे डिफिकल्ट है या सही है। मैंने आपको जो प्री एनेस्थीसिया चेकलिस्ट बताया था, सेफ्टी चेकलिस्ट, जो WHO सेफ्टी चेकलिस्ट है, सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट है, उसमें मैंने आपको बताया था ना कि जो एनेस्थीसिया है वो बताते हैं कि यस कि पेशेंट का एयरवे जो है वो डिफिकल्ट है या नहीं है ना, कितना ब्लड लॉस हो सकता है वो अरेंज वगैरह, है ना, तो वो सब देखते हैं। सो ए में एयरवे देखते हैं कि वो डिफिकल्ट है, ये कैसा है। बी में ब्रीदिंग, पेशेंट को क्या करेंगे, इंट्यूबेट करना है उस टाइम, या फेस मास्क यूज़ करना है या लेरेंजियल मास्क क्या यूज़ करना है वो डिस्कस करते हैं। ब्लड प्रोफाइल चेक करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, LFT RFT, है ना, हमारा आयरन INR PT INR हमारा हो गया, CBC, ईच एंड एवरी ब्लड प्रोफाइल चेक करते हैं। ब्लड लॉस एस्टिमेशन करते हैं कि कितना ब्लड लॉस होगा एंड वो ब्लड अरेंज किया है या नहीं किया है। सी में सर्कुलेशन देखते हैं, पेशेंट को कोई हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पेशेंट को वेंट्रिकुलर प्रॉब्लम तो नहीं है, आर्ट्रियल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। ECG वगैरह चेक करते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, कहीं पे कोई नोट्स वगैरह कुछ भी बॉडी पे कुछ है ना वो देखते हैं। प्लस कुछ कोमॉर्बिडिटीज देखते हैं, पेशेंट डायबिटिक तो नहीं है, पेशेंट को कुछ रीनल इशू, कार्डियक इशू तो नहीं है, वो सब कुछ चेक करते हैं, ठीक है ना। एंड डी फॉर ड्रग, मतलब पेशेंट क्या क्या ड्रग्स अभी ले रहा है, एस्पिरिन क्या क्या ले रहा है, कौन सा हमें विथहोल्ड करनी है या नहीं करनी है, तो वो चेक करते हैं। प्रीवियस एनेस्थीसिया और सर्जरी, पहले कभी सर्जरी हुई है, पहले कभी कुछ एनेस्थीसिया यूज़ हुआ है, उससे कोई एलर्जी हुई थी, है ना, वो सब कुछ चेक करते हैं। इवेलुएट द इन्वेस्टिगेशन ECG, चेस्ट एक्सरे, MRI वगैरह जो भी है वो सब कुछ इवेलुएट करते हैं। फ्लूइड स्टेटस देखते हैं, पेशेंट कैसा है, डिहाइड्रेटेड है, कैसा है, वो प्रॉपर चेक करते हैं। एंड फास्टिंग, है ना, फास्टिंग चेक करते हैं। एंड देन गिव द फिजिकल स्टेटस, एंड देन ये देखते हैं कि कंसेंट लिया या नहीं लिया, ठीक है ना। सो ये दैट इज कॉल्ड प्री एनेस्थीसिया चेकअप। इसमें प्रॉपर एनेस्थेटिक्स जो है वो चेक करते हैं। उसके बाद आता है हमारा मेनली एनेस्थीसिया, जो हम बेसिकली एनेस्थीसिया पढ़ रहे हैं। सो एनेस्थीसिया का टाइप्स, सो जो हमारा एनेस्थीसिया है ना उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है जनरल एंड दूसरा होता है लोकल। सो जनरल, एज द नेम सजेस्ट, जनरल मतलब कि जनरली वो क्या करेगा, होल ऑल ओवर बॉडी को वो क्या करेगा, एनेस्थाइज्ड कर देगा, पूरे बॉडी को क्या कर देगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा। सो जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है, जनरल एनेस्थीसिया इज द रिवर्सिबल अनकॉन्शियसनेस ऑल ओवर द बॉडी, है ना, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस ऑल ओवर द बॉडी, बट इट इज रिवर्सिबल, नॉट इट इज रिवर्सिबल, ठीक है ना, इरिवर्सिबल नहीं है, इट इज रिवर्सिबल, वापस से बैक होगा, ठीक है ना। सो लॉस ऑफ सेंसेशन होगा, कुछ पेन का पता नहीं चलेगा, सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है पेशेंट को कुछ पता नहीं चलेगा, है ना। सो दिस इज कॉल्ड जनरल एनेस्थीसिया। पेशेंट इज नॉट अवेयर अबाउट द सराउंडिंग्स में। बट लोकल और रीजनल एनेस्थीसिया क्या होता है कि हम स्पेसिफिक पार्ट पे देंगे, जैसे कि अगर सपोज पेशेंट को यहाँ पे बर्न हुआ है तो हमें इस पार्ट पे ड्रेसिंग करनी है, एंड बर्न हुआ है बहुत पेनफुल है पेशेंट को, तो हमें ड्रेसिंग करनी है, या फिर कुछ क्रश इंजरी हो गई है तो हमें ड्रेसिंग करनी है वहाँ पे, तो कितना पेन होगा ना पेशेंट को, तो हमें पूरा पेशेंट को हम पूरा लॉस ऑफ कॉन्शियस नहीं करेंगे, इस पार्ट को हमें क्या करना है, इस पार्ट का सेंसेशन लॉस करना है, तो हम इस वाले पार्ट में ओनली करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड लोकल, मतलब एज अ पर्टिकुलर साइट पे करेंगे, दैट इज कॉल्ड लोकल और रीजनल, है ना। सो पेशेंट इज अवेयर अबाउट द सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, सब कुछ उसको पता चलेगा, सिर्फ ये पार्ट का उसको नहीं पता चलेगा कि इस पार्ट में क्या हो रहा है, ठीक है ना। सो दैट इज कॉल्ड लोकल। सो अगर हम जनरल एनेस्थीसिया की बात करें तो जनरल एनेस्थीसिया बेसिकली क्या होता है, सप्रेस द CNS एक्टिविटी एंड टोटल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है, ठीक है ना। सो जो हमारा GA है ना, जनरल एनेस्थीसिया में हम बेसिकली या तो हम इनहेलेशनल के थ्रू करते हैं या फिर हम IV ड्रग्स के थ्रू करते हैं, या तो हम इनहेलेशनल ड्रग्स के थ्रू करेंगे या फिर हम इंट्राविनस वेन्स में जो भी ड्रग है वो इंजेक्ट करके करेंगे। सो अगर मैं इनहेलेशनल की बात करूँ तो देखो, इनहेलेशनल की अगर मैं बात करूँ तो इनहेलेशनल ना आइदर गैस होगा, मतलब इनहेल कर रहे हैं ना, इनहेल कर रहे हैं, नोज के थ्रू जा रहा है, तो ये आइदर गैस होगा या फिर आइदर ये वोलेटाइल लिक्विड्स होगा, ठीक है ना। सो इनहेलेशनल मतलब क्या हुआ कि वो थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक, मतलब नोज के थ्रू, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू लंग्स में जाएगा, लंग्स के बाद हमारा एल्वियोली में जाएगा, एल्वियोली के बाद थ्रू डिफ्यूजन वो हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन से पूरा बॉडी में जाके देन CNS पे जाएगा एंड देन एक्ट करेगा, ठीक है ना। सो वेरी इंपॉर्टेंट, नोज में जाएगा, देन लंग्स में जाएगा, देन एल्वियोली में जाएगा, देन पल्मोनरी सर्कुलेशन के थ्रू डिफ्यूजन के थ्रू ऑल ओवर द बॉडी एंड CNS को डिप्रेस कर देगा, ठीक है ना, इनहेल के थ्रू। तो ये या तो ये गैस हो सकता है या तो वोलेटाइल लिक्विड्स
हो सकते हैं। सो गैस में आपको कौन सा एग्जाम्पल याद करना है, आपको याद करना है नाइट्रस ऑक्साइड का, ये एग्जाम्पल आपको याद करना है, ठीक है ना। सो गैस में क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है। एंड वोलाटाइल लिक्विड्स में क्या है, वोलाटाइल लिक्विड्स में हमारा आइसोफ्लोरेन है, सिवोफ्लोरेन है, हेलोथेन है, डेस्फ्लोरेन है एंड इनफ्लोरेन है, ठीक है ना। सो देखो जो हमारा आइसोफ्लोरेन है ना, दैट इज क्या है, वोलाटाइल लिक्विड्स है। अब वोलाटाइल लिक्विड्स है, अगर आपने उसको प्रॉपर अच्छे से प्रेशर के साथ अगर आपने उसको नहीं बंद किया, नहीं रखा, तो क्या हो जाएगा, वोलेटाइल हो जाएगा, उड़ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। सो इसलिए ये जो हमारे वोलेटाइल लिक्विड्स है ना, उसको एक हम वेपोराइजर में स्टोर करते हैं, ठीक है ना। एंड उस वेपोराइजर को ना एक कलर कोडेड दे देते हैं, स्टैंडर्ड कलर कोडेड है कि यस दिस इज येलो, तो इसमें हमारा सिवोफ्लोरेन रहेगा, दिस इज पर्पल, तो इसमें हमारा आइसोफ्लोरेन रहेगा। एंड मैंने आपको जो बॉयल्स अपरेटस दिखाया है, यहाँ पे देखो ये येलो दिख रहा है, ये पिंक दिख रहा है। सो दिस इज वेपोराइजर एंड इसमें वही वाले हमारे एनेस्थीसिया ड्रग्स होते हैं, ठीक है ना। सो आइसोफ्लोरेन पर्पल कलर का होता है, पर्पल कलर का हमारा वेपोराइजर होता है। सिवोफ्लोरेन में येलो कलर का क्या बोलते हैं, वेपोराइजर होता है। हेलोथेन में रेड होता है, डेस्फ्लोरेन में ब्लू होता है एंड इनफ्लोरेन में ऑरेंज होता है। एंड ये आपको याद करने होंगे, ये लाइक कोई रूल नहीं है, ये आपको याद करना ही होगा ये, क्योंकि नॉट सेट में बहुत बार ये डायरेक्टली पूछ रखा है कि पर्पल कलर के वेपोराइजर में कौन सा वोलेटाइल लिक्विड या कौन सा इनहेलेशनल जीए होगा। सो दैट इज आइसोफ्लोरेन, ठीक है ना। तो ये आपको याद करना है। सो देखो क्या है ना, जैसे चिल्ड्रेन हो गया, जैसे बच्चे, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, उसमें उसको आपको उसका कोई प्रोसीजर होने वाला है, कोई सर्जरी होने वाला है, उसमें हमें जीए देना है, जनरल एनेस्थीसिया देना है, ठीक है ना। सो उसमें आप लाइक पहले कैनुला डालोगे, उस टाइम तो बच्चे को दर्द होगा, रोएगा, चिल्लाएगा, लगाने नहीं देगा, है ना। सो इन दैट केस फॉर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, मतलब कि एनेस्थीसिया इंड्यूस करना है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हमें इंड्यूस करना है। सो इन दैट केस हम बच्चे में क्या करते हैं, इनहेलेशनल जीए यूज़ करते हैं फॉर इंड्यूस एनेस्थीसिया। बट जो एडल्ट होते हैं, एडल्ट में हम फॉर इंडक्शन के लिए तो हम आईवी यूज़ कर देते हैं, इंट्रावीनस एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं। बट जब इंड्यूस हो जाता है तो टू मेंटेन, क्योंकि आपने इंड्यूस तो कर दिया, लोकल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस तो हो गया, बट उसको मेंटेन भी तो करना है थ्रू आउट द सर्जरी अगर 5 घंटे की है तो 5 घंटे तक वो प्रॉपर एक्शन होना चाहिए। तो मेंटेनिंग फेज के लिए हम एडल्ट में हम इनहेलेशनल वाला यूज़ करते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि टू इंड्यूस एनेस्थीसिया इन चिल्ड्रेन हम इनहेलेशनल वाला यूज़ करते हैं, बट टू मेंटेन द एनेस्थीसिया इन एडल्ट वी यूज़ इनहेलेशनल जीए, ठीक है ना। सो ये जितने भी हमारे इनहेलेशनल जीए है, इनहेलेशनल हमारा जनरल एनेस्थीसिया, वो सारे क्या है, डिप्रेसेंट्स है, सारे के सारे CNS डिप्रेसेंट्स है। क्या है, CNS डिप्रेसेंट्स है, बट ये ICP इंक्रीज करता है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसके बाद एक वन मोर थिंग दैट इज मैग, मिनिमम एल्वियोलर कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि एल्वियोली में जाएंगे और एल्वियोली के थ्रू वो डिफ्यूजन होगा, देन ये पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाएगा। सो मिनिमम एल्वियोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, ये डेफिनेशन यू शुड नो, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है। सो मिनिमम एल्वियोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द इमोबिलिटी और पेनफुल, या लाइक टू प्रोड्यूस द एनेस्थीसिया, ये आप सोच सकते हो, ठीक है ना। सो मिनिमम अमाउंट ऑफ ड्रग, कम से कम अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द एनेस्थीसिया, दैट इज कॉल्ड मिनिमम एल्वियोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो देखो लेट्स सपोज कोई लाइक हमारा इनहेलेशनल ड्रग है, जैसे कि आइसोफ्लोरेन का अगर मैक कम होगा, मिनिमम एल्वियोलर कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, मतलब कम से कम डोज रिक्वायर होगा, इसका मतलब क्या है, वो बहुत ज़्यादा पोटेंट है, पोटेंसी उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सो ये आपको ध्यान रखना है कि जितना कम मैक होगा, मिनिमम एल्वियोलर कॉन्सेंट्रेशन जितना कम होगा, उसकी पोटेंसी उतनी ज़्यादा होगी। सो मैक इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट, मैक इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंसी, ठीक है ना, याद हो गया। सो ये आपको इतना चीज़ आपको इनहेलेशनल ड्रग्स के बारे में याद करना है, ओके। देन कमिंग टू द IV, इंट्रावीनस। सो इंट्रावीनस के क्या क्या एग्जाम्पल है, हमारा इनहेलेशन का एग्जांपल पता हो गया आपका, गैस में नाइट्रस ऑक्साइड और वोलेटाइल में हमारा सिवोफ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन, डेस्फ्लोरेन, है ना, ये सारा नाम याद करना है। उसके बाद इंट्रावीनस की बात करें, सो इंट्रावीनस में क्या क्या है, इंट्रावीनस में हमारा बार्बिटूरेट्स है, 4 क्लासिफिकेशन है, एक हमारा बार्बिटूरेट्स हो गया, एक हमारा प्रोपोफोल हो गया, थर्ड हमारा इमिडाजोलिन हो गया, इमिडाजोलिन डेरिवेटिव हो गया, एंड फोर्थ हमारा कीटामिन हो गया, ठीक है ना। सो बार्बिटूरेट्स एंड प्रोपोफोल, इमिडाजोलिन डेरिवेटिव्स एंड कीटामिन। सो मोटा मोटा याद कर लो कि ये जो हमारे इंट्रावीनस जीए जो होते हैं ना, इंट्रावीनस जनरल एनेस्थीसिया जो होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो सारे के सारे डिप्रेसेंट्स होते हैं,
डिप्रेसेंट होते हैं। अब कोई भी चीज़ डिप्रेसेंट मतलब क्या है, मतलब कि सब कुछ डिप्रेस करेगा, सब कुछ कम करेगा। सो जितने भी मोस्ट ऑफ द आईवी एनेस्थेटिक्स जो है वो क्या होते हैं, डिप्रेसेंट्स होते हैं। मतलब क्या करेगा, बीपी कम करेगा, हार्ट रेट कम करेगा, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कम करेगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर कम करेगा, रेस्पिरेटरी कम करेगा, रीनल ब्लड फ्लो कम करेगा, लीवर ब्लड फ्लो कम करेगा, रेस्पिरेटरी रेट कम करेगा, है ना, एक्सेप्ट कीटामिन। वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट कीटामिन। कीटामिन को छोड़ के बारबिटूरेट्स हो गए, प्रोपोफोल हो गए एंड इमिडाजोलिन डेरिवेटिव्स हो गए, ये तीनों के तीनों क्या है, डिप्रेसेंट्स है। मतलब सब कुछ क्या करेंगे, कम करेंगे, कम करेंगे, कम करेंगे, एक्सेप्ट कीटामिन। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जितने भी जो ड्रग्स है ना, बारबिटूरेट्स हो गया, प्रोपोफोल हो गया एंड इमिडाजोलिन डेरिवेटिव्स हो गए, ये के सारे क्या है, गाबा रिसेप्टर है। कहाँ पे एक्ट करते हैं, गाबा रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं एंड इंक्रीज द क्लोराइड कंडक्टेंस एक्सेप्ट कीटामिन। तो आपको ये बिल्कुल लाइक मोटा मोटा बस याद करना है। आई थिंक ये बहुत सिंपल है कि बारबिटूरेट्स, प्रोपोफोल एंड दिस इमिडाजोलिन डेरिवेटिव्स, दिस ऑल आर डिप्रेसेंट। तो सब कुछ कम करेंगे एंड इट एक्ट ऑन गाबा रिसेप्टर एंड क्या करते हैं, इट एंड करते हैं इंक्रीज क्लोराइड कंडक्टेंस, ठीक है ना। एंड उसकी वजह से क्या होता है, हमारा डिप्रेसेंस होता है, तो सब कुछ कम हो जाएगा, ठीक है ना। सो बारबिटूरेट्स का क्या एग्जाम्पल है, बारबिटूरेट्स मतलब कि थायोपेंटोन, बहुत क्विक एक्शन है, लाइक विद इन 15 सेकेंड आपने थायोपेंटोन आईवी दिया एंड फट से पेशेंट क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाएगा, पेशेंट तुरंत के तुरंत बेहोश हो जाएगा, है ना। सो थायोपेंटोन हो गया बारबिटूरेट्स का एग्जांपल, ठीक है ना। क्विक एक्शन है, लाइक वेरी क्विक, 15 to 30 सेकंड में एक्शन हो जाता है। एंड एक चीज़ आपको याद रखना है थायोपेंटोन के बारे में कि अगर थायोपेंटोन को हम जो डाइल्यूट करते हैं ना, तो कभी भी हमें उसको रिंगल लैक्टेट से कभी भी डाइल्यूट नहीं करना है। लाइक NS यूज़ कर सकते हो, कुछ और भी यूज़ कर सकते हो, बट कभी भी हमें RL यूज़ नहीं करना है। दिस माइट बी आस्क इन आर नॉसेट एग्जाम, क्योंकि नॉसेट में इस तरीके का MCQ आ जाता है, ठीक है ना। सो थायोपेंटोन नॉट डाइल्यूट विद RL, क्यों, क्योंकि प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ऑफकोर्स प्रेसिपिटेट हो जाएगा इसलिए, ठीक है ना। एंड थायोपेंटोन ना मोस्टली यूज इन न्यूरोसर्जरी में, क्योंकि ये इंट्रा क्रेनियल प्रेशर कम करते हैं ना, इसलिए न्यूरोसर्जरी में बेसिकली थायोपेंटोन को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। कमिंग टू द प्रोपोफोल, प्रोपोफोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो मैंने इमेज दिखाया था ना, दिस इमेज वाइट कलर का, दिस इज प्रोपोफोल। प्रोपोफोल कैसा होता है, वाइट, ऐसा लगेगा मिल्क है उसमें, दूध है ना, मिल्क कलर का होता है। सो प्रोपोफोल ना, प्रोपोफोल के बारे में कुछ चीज़ें आपको याद रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाइट कलर का होता है, क्यों होता है, क्योंकि ना उसमें 1 to 2% एग फोस्फोलिपिड होता है, एग फोस्फोलिपिड होता है, जिसकी वजह से वो वाइट कलर का होता है। एंड प्लस उसमें ऑयल होता है, डेट इज सोया ऑयल होता है एंड ग्लिसरॉल वगैरह होता है, ठीक है ना। सो इसलिए वो ना लाइक ऐसे ऑयली सा भी होता है, आपने कभी देखा होगा ना, तो बहुत ऑयली एंड बहुत थिक टाइप का, थोड़ा थिक सा भी लगता है, ठीक है ना। एंड लाइक आपने अगर इसको ओपन कर दिया ना, तो विद इन 6 आवर्स में इसको यूज़ करना है। अगर नहीं यूज़ होगा तो इसको डिस्कार्ड करने होते हैं, मतलब क्योंकि इसमें एग है ना, एग फोस्फोलिपिड है, तो लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाएगा, तो लाइक फिर पेशेंट को दोगे तो लाइक इन्फेक्शन वगैरह हो सकते हैं ना। सो आपको फटाफट यूज़ करना है। सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट प्रोपोफोल इज़ कि इट इज़ वेरी वेरी पेनफुल ड्यूरिंग आईवी। जब पेशेंट को आईवी जब दोगे ना, तो पेशेंट बोलेगा बहुत ज़्यादा मुझे दर्द हो रहा है। सो इट इज़ वेरी वेरी पेनफुल ड्यूरिंग आईवी, क्योंकि क्या है ना, देखो 1 to 2% एग फोस्फोलिपिड है, ऑयल है, ग्लिसरॉल है, सो पेनफुल थोड़ा होता है पेशेंट को, ठीक है ना। एंड इट इज़ ऑल्सो एक्ट ऑन गाबा, ठीक है ना। थायोपेंटोन ऑल्सो एक्ट ऑन गाबा एंड दिस इज ऑल्सो एक्ट ऑन गाबा, ठीक है ना। एंड इसका भी जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है, दैट इज इन 15 सेकेंड, लाइक विद इन 15 सेकेंड में पेशेंट क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। सो थायोपेंटोन का भी यही था, प्रोपोफोल का भी यही है। एंड ड्यूरेशन क्या है, 2 to 8 मिनट तक है, 2 से 8 मिनट तक पेशेंट को इफेक्ट रहेगा प्रोपोफोल का, ठीक है ना। यूज़ इन डे केयर एंड मेनली जो हमारा प्रोपोफोल है ना, लाइक डे केयर एनेस्थीसिया में यूज़ करते हैं, लाइक जैसे कि कोई भी छोटा मोटा सर्जरी हो रहा है उसमें भी यूज़ कर देते हैं। पेशेंट को हमें एंडोट्रेकियल ट्यूब डालना हो, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब डालना हो, है ना, तो उस टाइम भी हम प्रोपोफोल यूज़ करते हैं, ठीक है ना। सो इट इज़ मेटाबोलाइज्ड इन लीवर एंड एक्सक्रीटेड इन द यूरिन, थोड़ा सा मैंने फार्मा का भी लिख दिया आपको, है ना। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड नो, दैट इज प्रोपोफोल इन्फ्यूजन सिंड्रोम। क्या होता है ना, प्रोपोफोल इन्फ्यूजन सिंड्रोम क्या होता है कि अगर आप प्रोपोफोल को लाइक यूज़ करते हैं, कभी कभी लाइक पेशेंट को सीजर वगैरह आता है ना, तो भी यूज़ करते हैं। सो या फिर लाइक हमारे क्या बोलते हैं उसमें, पेशेंट आईसीयू में एडमिट है, ठीक है ना, आईसीयू में एडमिट है, पेशेंट को एंडोट्रेकियल ट्यूब गया है, पेशेंट को एंडोट्रेकियल ट्यूब गया है, तो तुम खुद सोचो कि इफ ये ट्यूब गया है, पेशेंट बहुत अनकंफर्टेबल फील करेगा ना, तो पेशेंट को हम क्या करते हैं, एनेस्थेटाइज कर देते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोपोफोल का इन्फ्यूज़न यूज़ करते हैं कि कंटिन्यूस प्रोपोफोल का इन्फ्यूज़न जाएगा, तो पेशेंट लाइक क्या है कि पेशेंट का कॉन्शियस थोड़ा लॉस रहेगा, तो क्या होगा कि पेशेंट थोड़ा ड्रॉजी रहेगा, तो फाइट नहीं करेगा, वेंटिलेटर के साथ फाइट नहीं करेगा, ठीक है ना। सो प्रोलॉन्ग इन्फ्यूज़न चलता है, तो उसकी वजह से प्रोपोफोल इन्फ्यूज़न सिंड्रोम होता है। तो देन क्वेश्चन इज
कितना ज़्यादा प्रोलॉन्ग इन्फ्यूज़न तो चलता है, बट कितना ज़्यादा, कितनी देर तक, कितना डोज होता है। सो अगर मोर देन 4 mg/kg/hour यूज़ करोगे फॉर मोर देन 48 आवर्स, दैट इज़ कॉल्ड प्रोपोफॉल इन्फ्यूज़न सिंड्रोम। तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है? रिफ्रैक्टरी ब्रेडिकार्डिया, एसिस्टोल, सिवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस विथ ग्रीन कलर यूरिन होता है उसमें, एंड कार्डियोमायोपैथी, स्केलेटल मायोपैथी, हाइपरलिपिडीमिया, ये सारा सिम्टम्स दिखने को मिलता है। डेट इज कॉल्ड प्रोपोफॉल इन्फ्यूजन सिंड्रोम। तो ये आपको थोड़ा सा याद करना है, ठीक है ना। सो हमने बार्बिटूरेट्स, थायोपेंटोन के बारे में पढ़ लिया, हमने प्रोपोफॉल के बारे में पढ़ लिया। एंड थर्ड हमारा है इमिडाजोलिन डेरिवेटिव्स, दैट इज इथोमिडेट, ठीक है ना। इथोमिडेट ना बेसिकली ये जो हमारा बार्बिटूरेट्स एंड प्रोपोफॉल है ना, ये न्यूरो में ज़्यादा बेस्ट है, बेस्ट एक्शन होता है। बट इमिडाजोलिन डेरिवेटिव जो इथोमिडेट है ना, वो बेसिकली हम कार्डियोस्टेबल, दिस इज़ वेरी कार्डियोस्टेबल, तो कार्डियक पेशेंट जो होते हैं ना, उनमें हम इथोमिडेट यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ये आपको बेसिकली याद करना है। एंड फोर्थ हमारा कीटामिन था। तो मैंने क्या बोला था कि बार्बिटूरेट्स हो गया, प्रोपोफॉल हो गया एंड इथोमिडेट, ये सारे क्या थे? ये सारे हमारे गाबा रिसेप्टर पे एक्ट करते थे एंड दे ऑल आर डिप्रेसेंट एक्सेप्ट कीटामिन। क्यों? कीटामिन क्या है? कीटामिन इज फिनसाइक्लिडिन डेरिवेटिव है। फिनसाइक्लिडिन डेरिवेटिव है ना, तो क्या होता है, मतलब फिनसाइक्लिडिन डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि पेशेंट अवेक, पेशेंट को आपने कीटामिन दिया, पेशेंट ऐसा लगेगा जगा हुआ है, पेशेंट लाइक प्रॉपर उसके आइज वगैरह मूव हो रही है, पेशेंट अवेक बट नॉट रिएक्ट टू पेन, पेशेंट को पेन का पता नहीं चलेगा, पेशेंट प्रॉपर लाइक अवेक रहेगा, प्रॉपर बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, कुछ भी ऐसी कुछ भी बोलेगा, लाइक कुछ भी लाइक सेंस वाली चीज़ें नहीं, अनसेंस कुछ भी, नॉनसेंस कुछ भी बोलेगा, मे बी पेशेंट अब्यूजिव भी होगा, गाली भी देगा, कुछ भी बोलेगा, बट उसको पेन का कुछ पता नहीं चलेगा, आप आराम से प्रोसीजर कर सकते हो, पेन का उसको जरा सा भी पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। सो दैट इज कॉल्ड डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। सो कीटामिन इज डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। ये भी एग्जाम में आ सकता है कि विच वन इज डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। सो डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया कौन होते हैं? जिसमें पेशेंट इज अवेक बट नॉट अवेयर बट नॉट रिएक्ट टू पेन, दैट इज कॉल्ड डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। एंड उसका एग्जाम्पल क्या है? दैट इज कीटामिन, ठीक है ना। सो कीटामिन कहाँ पे एक्ट करेगा? NMDA रिसेप्टर पे एक्ट करेगा। कीटामिन गावा पे रिएक्ट नहीं करेगा, NMDA रिसेप्टर पे एक्ट करेगा एंड दिस इज एक्साइटेटरी रिसेप्टर। एज यू नो कि NMDA क्या है? NMDA इज द एक्साइटेटरी रिसेप्टर, इसलिए पेशेंट को लाइक ये थोड़ा सा एक्साइटेटरी टाइप का रहेगा, कुछ भी ऐसे अनसन बोलता रहेगा, ठीक है ना। सो ये हम आइदर IV भी दे सकते हैं, IM भी दे सकते हैं, एपिड्यूरल भी दे सकते हैं, स्पाइनल भी दे सकते हैं, नेजल भी दे सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सो ये क्या करता है? ये हार्ट रेट इंक्रीज करेगा, BP भी इंक्रीज करेगा। सो अगर किसी पेशेंट को हाइपोटेंसिव है ना, कोई पेशेंट हाइपोटेंशन होता है ना, सो हाइपोटेंसिव पेशेंट है, सो दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस। उसमें हम बार्बिटूरेट्स, प्रोपोफॉल, इथोमिडेट नहीं देंगे क्योंकि हाइपोटेंशन करता है ना ये, बट हम उसमें कीटामिन दे सकते हैं क्योंकि दिस इज ये BP को इंक्रीज करता है, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, कम नहीं करता है। सो ये आपको इंट्रावीनस के बारे में इतना याद करना है। तो GA हमारा खत्म हो गया, GA में हमने इनहेलेशनल पढ़ लिया, हमने इंट्रावीनस पढ़ लिया, ठीक है ना। सो जनरल एनेस्थीसिया हो गया। एंड सेकेंड हमारा क्या था? सेकेंड हमारा था लोकल। सो लोकल और रीजनल, मतलब कि वो एक स्पेसिफिक पार्ट पे एक्ट करेगा। सो लोकल में हम कौन कौन सा ड्रग यूज़ करते हैं, आगे मैं और चीज़ें बताऊंगी। एपिड्यूरल दे सकते हैं, स्पाइनल दे सकते हैं, कोई भी पर्टिकुलर नर्व को ब्लॉक कर सकते हैं, इन्फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। सो बेसिकली कौन कौन से ड्रग हम एज LA यूज़ करते हैं? सो दैट इज प्रोकेन, लिग्नोकेन, ब्यूपीविकेन एंड रोपीविकेन। ये 4 ड्रग आपको याद करना है, ठीक है ना। तो ये जितने भी प्रोकेन है, लिग्नोकेन है, ब्यूपीविकेन है एंड रोपीविकेन है ना, ऑल लोकल एनेस्थेटिक्स ब्लॉक द कंडक्शन ऑफ इम्पल्स इन द नर्व। वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको याद करना है कि जितने भी लोकल एनेस्थेटिक्स है, दैट इज प्रोकेन, लिग्नोकेन, ब्यूपीविकेन एंड रोपीविकेन, ऑल लोकल एनेस्थेटिक्स क्या करते हैं? ब्लॉक द कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस इन द नर्व। मतलब क्या है कि इट ब्लॉक द सोडियम चैनल ब्लॉकर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जितने भी LA है वो क्या है? दे ऑल आर सोडियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है ना। एंड ऑल्सो पोटेशियम, कैल्शियम को भी ब्लॉक करता है, बट प्रीडोमिनेंटली क्या है? सोडियम चैनल ब्लॉकर है, ठीक है ना। सो एग्जाम में अगर आ जाएगा ना तो आपको पता होना चाहिए कि दे ऑल आर सोडियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है ना। सो बेसिकली ये हमारे जो हम मोस्ट कॉमन हम जो यूज़ करते हैं ना, डेट इज लिग्नोकेन एंड सेकंड जो मोस्ट कॉमन यूज़ करते हैं डेट इज ब्यूपीविकेन। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। देन लिग्नोकेन के बारे में थोड़ा सा याद करना है कुछ चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको माइनर नर्व ब्लॉक करना है ना, कुछ माइनर नर्व ब्लॉक करना है तो वहाँ पे हम 1% लिग्नोकेन यूज़ करते हैं। अगर मेजर नर्व ब्लॉक करना है या फिर आपको एपिड्यूरल देना, आगे मैं बताऊँगी कैसे होता है एपिड्यूरल देना है तो आपको 1 to 2% यूज़ करना है। अगर आप स्पाइनल देते हो तो आपको बेसिकली 5% यूज़ करना है, 1.5 to 5, बेसिकली 5% यूज़ करते हैं। सो ये आपको कुछ पॉइंट याद करना है। एंड सेकेंड चीज़,
कि लिग्नोकेन का जो डोज है दैट इज़ 3 to 5 mg पर kg मैक्सिमम डोज है, इससे ज़्यादा आप एक्सीड नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। एंड लिग्नोकेन प्लस एडीआर क्या करते हैं ना, लिग्नोकेन को एडीआर के साथ भी यूज़ करते हैं। क्यों, क्या होता है ना कि इससे लिग्नोकेन की जो एक्टिविटी है ना, जो ड्यूरेशन है ना, वो इंक्रीज़ हो जाता है ना। सो क्योंकि एडीआर क्या है, वेजोकंस्ट्रिक्शन है ना, सो उसकी जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ कर देती है। सो लिग्नोकेन प्लस एडीआर अगर आप यूज़ करें तो आप 7 mg पर kg से ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते हो। क्यों, क्योंकि वो CNS टॉक्सिसिटी है, CNS टॉक्सिसिटी होगा तो उसकी वजह से सीजर आने के चांसेस है, पेशेंट में सीजर आ जाएगा, ठीक है ना। एंड ब्यूपिविकेन जो है वो बेसिकली ब्यूपिविकेन, प्रोकेन एंड रोपिविकेन, ये सारे हम 2 to 3 mg पर kg मैक्सिमम डोज इतना ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम डोज है ये। एंड ब्यूपिविकेन के बारे में आपको ये याद करना है कि आपने अगर मैक्सिमम डोज से ज़्यादा एक्सीड किया ना, सो वो CVS कार्डियोवास्कुलर सिस्टम टॉक्सिसिटी हो सकता है एंड उसकी वजह से वेंट्रिकुलर एरिथमिया हो सकता है। तो एग्जाम में आपके नोसेट में आ सकता है कि आपने लिग्नोकेन टॉक्सिसिटी की वजह से क्या देखने को मिलेगा, सो लाइक इट इज़ CNS टॉक्सिसिटी, तो सीजर बेसिकली देखने को मिलेगा। एंड ब्यूपिविकेन में जो है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम टॉक्सिसिटी हो जाएगा, तो वेंट्रिकुलर एरिथमिया देखने को मिलेगा, ठीक है ना। देन लोकल मैंने क्या बोला कि एक पर्टिकुलर साइट पे होगा, एक पर्टिकुलर साइट हो गया, एक पर्टिकुलर बॉडी हो गया, एक ऑर्गन्स को ब्लॉक करेगा, एक, है ना। सो दैट इज़ लोकल। सो लोकल में क्या क्या करते हैं हम, लोकल में हमारा हो गया, लोकल से पहले मैं आपको स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया बता देती हूँ, मैं ये बताना भूल गई, ठीक है ना। सो स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया क्या होता है ना, ये मुझे स्टार्टिंग में ही बताना चाहिए था बट मैं ये बीच में रख दिया। सो स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया क्या होता है, सबसे पहले जैसे भी आपने कोई भी एनेस्थीसिया ड्रग्स दिया, ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या होता है, स्टेज 1 इज़ द एनाल्जेसिया। स्टेज 1 इज़ द एनाल्जेसिया, ठीक है ना, एनाल्जेसिया और इंडक्शन स्टेज, ये आपको याद करना है। स्टेज 1 इज़ द एनाल्जेसिया और इंडक्शन स्टेज, मतलब कि आपने जस्ट जो जीए है वो जस्ट जीए जो जनरल एनेस्थीसिया जो ड्रग्स है वो जस्ट आपने इंजेक्ट किया है, ठीक है ना। तो पेशेंट क्या होगा, पेशेंट जो है वो ड्रॉजी होगा, सबसे पहले ड्रॉजी सा होगा, ड्रॉजी होगा, पेशेंट को पेन फील नहीं होगा। देन धीरे 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 जो पेशेंट है वो लॉस ऑफ कॉन्शियस हो जाएगा, ठीक है। बट रेस्पिरेशन जो है वो रेगुलर रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, रेस्पिरेशन रेगुलर रहेगा, पेशेंट ड्रॉजी हो जाएगा, लॉस ऑफ कॉन्शियस हो जाएगा और पेन का पता नहीं चलेगा। देन कमिंग टू द स्टेज 2, स्टेज 2 में क्या होता है ना, एक्साइटमेंट होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डेलीरियम स्टेज। इसमें क्या होता है ना, पेशेंट हाइपर एक्टिव हो जाएगा, पेशेंट बहुत एक्साइटमेंट हो जाएगा, हाइपर एक्टिविटी हो जाएगा, जो रेस्पिरेशन है वो इरेगुलर हो जाएगा, पेशेंट को लेरिंजोस्पाज्म भी होगा, है ना। तो पेशेंट को लाइक नोजिया, वोमिटिंग वगैरह भी आ सकती है एंड दिस इज़ द वेरी डेंजरस स्टेज। स्टेज 2 इज़ वेरी डेंजरस स्टेज, इसलिए फटाफट स्टेज 2 से स्टेज 3 फटाफट आना ज़रूरी है, वरना दिस इज़ वेरी डेंजरस स्टेज। क्योंकि देखो पेशेंट को नोजिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, लेरिंजोस्पाज्म हो रहा है, रेस्पिरेशन क्या हो रहा है, इरेगुलर हो रहा है, पेशेंट हाइपर एक्टिव है, तो तुम खुद ही सोचो डेंजरस स्टेज हुआ या नहीं हुआ। सो स्टेज 2 इज़ द डेंजरस स्टेज। देन कमिंग टू द स्टेज 3 दैट इज़ द सर्जिकल एनेस्थीसिया। एंड सर्जिकल एनेस्थीसिया में क्या होगा, पेशेंट स्लीप मोड में हो जाएगा, रेस्पिरेशन, बीपी सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। एंड इन दैट स्टेज हम क्या करते हैं, इन दैट स्टेज बेसिकली सर्जरी होता है। तो आई थिंक किसी नॉर्सेट में एग्जाम में आया था कि हम सर्जरी कौन से स्टेज में करते हैं, तो स्टेज 3 सर्जिकल एनेस्थीसिया में हम सर्जरी कर सकते हैं, ठीक है ना, ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आपने और ज़्यादा जीए दे दिया तो पेशेंट कहाँ चला जाएगा, पेशेंट चला जाएगा मेडुलरी डिप्रेशन में, ओवरडोज स्टेज, मतलब मेडुलरी डिप्रेशन, सब कुछ डिप्रेस हो जाएगा, डिप्रेशन ऑफ वेजोमोटर एंड रेस्पिरेटरी सेंटर, तो पेशेंट जो है वो कोमा एंड डेथ भी हो सकती है एंड दिस इज द इमरजेंसी स्टेज, ठीक है ना। सो डेंजरस स्टेज कौन था, स्टेज 2, एंड इमरजेंसी स्टेज कौन सा है, स्टेज 4, एंड कौन से स्टेज में आप सर्जरी कर सकते हो, स्टेज 3। तो याद हो गया सब कुछ, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे कि जीए के बारे में हमने पढ़ लिया, जनरल एनेस्थीसिया, इनहेलेशनल और इंट्रावीनस। एंड सेकेंड हम पढ़ रहे थे लोकल में मैंने सारे ड्रग्स बता दिया आपको, लिग्नोकेन, ब्यूपिविकेन सारा। एंड देन हम पढ़ रहे थे कि हम कैसे कैसे लोकल देते हैं। सो लोकल ना हम या तो सेंट्रल न्यूरोक्सियल ब्लॉकेज करते हैं, ठीक है ना, सेंट्रल न्यूरोक्सियल ब्लॉकेज में लाइक हम स्पाइनल, एपिड्यूरल या कॉर्डल यूज़ करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, पेरिफेरल न्यूरोक्सियल ब्लॉकेज करते हैं। पेरिफेरल में क्या है कि बेसिकली क्या करते हैं, हम नर्व को पैल्पेट करते हैं या फिर अल्ट्रासाउंड के थ्रू नर्व को लाइक देखते हैं। देन वहाँ पे हम डायरेक्टली नीडल को पुट करते हैं एंड जो भी हमें इंजेक्शन जो हमने पढ़ा ना, लिग्नोकेन, ब्यूपिविकेन, वो डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। सो लाइक बहुत सारे होते हैं पेरिफेरल न्यूरोक्सियल ब्लॉकेज, लाइक कि पोप्युलेटियल फोसा में वहाँ पे डाला तो वो पार्ट ब्लॉक कर दिया, है ना। सियाटिक नर्व ब्लॉकेज हो गया, कॉर्डल ब्लॉक हो गया, बहुत सारे ब्लॉक होते हैं ना। हमारा लाइक फेशियल नर्व ब्लॉकेज हो गया, जहाँ पे जिस पार्ट में सर्जरी करनी है उस पार्ट को ब्लॉक कर दो, पैरासर्वाइकल ब्लॉक हो गया, ठीक है ना। सो दैट इज पेरिफेरल न्यूरोक्सियल ब्लॉकेज। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया एंड स्पाइनल एनेस्थीसिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो
सबसे पहले मैं आपको स्पाइनल एनेस्थीसिया के बारे में बताती हूँ, ठीक है, उसके बाद एपिड्यूरल बताऊंगी। सो स्पाइनल एनेस्थीसिया को सब अरेकनॉइड ब्लॉकेज भी बोलते हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया इज ऑल्सो नोन एज सब अरेकनॉइड ब्लॉकेज, वेरी इंपॉर्टेंट। सब अरेकनॉइड ब्लॉकेज याद करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से सुनना आएगा। सो स्पाइनल एनेस्थीसिया इज नथिंग, इट इज सिमिलर टू एलपी। मैंने आपको लंबर पंक्चर बहुत ही अच्छे से बड़ा बताया है। सो लंबर पंक्चर बताया ना, वैसे ही सेम है। सो स्पाइनल एनेस्थीसिया में काइंड ऑफ लंबर पंक्चर, तो मैंने आपको क्या बताया था कि एडल्ट में हम लंबर पंक्चर कहाँ पे करते हैं, बिटवीन L3 एंड L4, एंड चाइल्ड में हम कहाँ करते हैं, L4 L5 पे करते हैं। क्यों? क्योंकि स्पाइनल कोड जो है एडल्ट में L1 पे लाइक एंड होता है एंड बच्चों में L3 पे एंड होता है, इसलिए बच्चों में L3 L4 और बच्चों में सॉरी L4 L5 और एडल्ट में L3 L4। सो दिस इज द साइट। फर्स्ट साइट आपको कंफर्म हो गया कि साइट ऑफ spinal anesthesia or subarachnoid block, that is L3 L4 in the adult and L4 and L5 in the children। तो साइड पता चल गया। देन इंडिकेशन कि स्पाइनल एनेस्थीसिया कब करते हैं। सो स्पाइनल एनेस्थीसिया या फिर सब अरेकनॉइड ब्लॉकेज कब करते हैं, जब हमें लाइक लोअर जो बॉडी पार्ट है ना, उसको उस बॉडी पार्ट को हमें लाइक प्रॉपर एनेस्थेटाइज करनी हो, तो हम वहाँ पे हम क्या कौन सा यूज़ करते हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं। लाइक एनी सर्जरी नीड एनेस्थेटाइज्ड बिलो द लेवल ऑफ अम्बिलिकस। बिलो द लेवल ऑफ अम्बिलिकस तो हम क्या यूज़ करेंगे, स्पाइनल एनेस्थीसिया यूज़ करेंगे, ठीक है ना। देन कमिंग द क्वेश्चन कि कब नहीं करना है स्पाइनल एनेस्थीसिया, कब नहीं करना है। सो कॉन्ट्रा इंडिकेशन में एक हमारा है एब्सोल्यूट, मतलब ये कम्प्लीटली किसी भी हालत में हम अगर ये चीज़ें होगी तो किसी भी हालत में किसी भी कारण हमें स्पाइनल एनेस्थीसिया हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। सो अगर पेशेंट का आईसीपी बढ़ा हुआ है, पेशेंट का इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो कभी भी स्पाइनल एनेस्थीसिया यूज़ नहीं करेंगे। और मैंने आपको लंबर पंक्चर में बताया था कि कभी भी अगर पेशेंट का आईसीपी इंक्रीज होता है तो लंबर पंक्चर नहीं करते, क्योंकि ब्रेन हर्निएशन के चांसेस होते हैं इसलिए। सेकेंड, ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो तो कम्प्लीटली एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है, एंड एलपी ऑल्सो, ठीक है ना। अगर उस साइड पे जहाँ पे आप स्पाइनल एनेस्थीसिया करने जा रहे हो वहाँ पे अगर इन्फेक्शन हो रखा हो तो भी नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि वो इन्फेक्शन जाके मेनिंजाइटिस कुछ भी हो सकता है। सो इन्फेक्शन एट द साइड एंड पेशेंट रिफ्यूजल इज ऑल्सो द एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन। पेशेंट बोल रहा है मुझे नहीं करवाना स्पाइनल एनेस्थीसिया, मुझे कोई और दो, तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो, क्योंकि पेशेंट का राइट है टू रिफ्यूज़। ओके, सो इंक्रीज आईसीपी हो गया, ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो गया, इन्फेक्शन हो गया एंड पेशेंट रिफ्यूजल। उसके अलावा अगर पेशेंट को सीवियर हाइपोवोलेमिया है, सीवियर हाइपोटेंशन है, तो भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी स्पाइनल एनेस्थीसिया से लाइक हाइपोटेंशन होता है, तो अब ऑलरेडी पेशेंट को हाइपोटेंशन अब और करोगे तो और पेशेंट लाइक शॉक में भी जा सकते हैं ना। सो दैट्स द रीज़न। सीवियर हाइपोवोलेमिया हो गया, सीवियर हाइपोटेंशन हो गया, सीवियर हाइपरटेंशन में भी नहीं करना है, ठीक है ना। एंड माइट्रल स्टेनोसिस एंड ऑर्टिक स्टेनोसिस और एलर्जी टू योर ड्रग्स, सो दिस ऑल आर एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, इसको याद कर लो, ठीक है ना। देन कुछ हमारे रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन की मतलब हम अदर्स पैरामीटर ऑल्सो हम एसेस करेंगे एंड देन लाइक देखेंगे कि यस कौन सा लाइक यूजफुल है, कौन सा लाइक नहीं है। सो लाइक वहाँ पे अदर चीज़ें और भी देखते हैं। सो रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन में क्या हो गया, लाइक अगर पेशेंट को मॉडरेट हाइपोटेंशन है या मॉडरेट हाइपोवोलेमिया है, अगर सीवियर हाइपोवोलेमिया सीवियर हाइपोटेंशन है तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बट अगर मॉडरेट है तो हम अदर चीज़ें देखेंगे। स्पाइनल डिफॉर्मिटी है, जैसे कि स्कोलियोसिस हो गया, काइफोसिस हो गया, तो लाइक कहीं और निडल जा सकते हैं ना। सो दैट्स द रीज़न। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ स्पाइन सर्जरी हो या फिर क्रोनिक बैक एक हो। क्यों? देखो ऑलरेडी ना स्पाइनल एनेस्थीसिया का जो साइड इफेक्ट है वो क्या होता है, पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक होता है, मतलब बैक एक होगा, हेडेक होगा, तो ऑलरेडी पेशेंट को बैक एक है तो पेशेंट बाद में बोल सकता है कि आपने मुझे स्पाइनल एनेस्थीसिया किया तो इसकी वजह से मेरे को बैक में पेन हो रहा है ना। सो दिस इज़ द रीज़न, छोटा सा। तो क्रोनिक बैक एक हो या फिर प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो या फिर सेप्टिसीमिया हो या फिर हार्ट ब्लॉक हो, सो दिस ऑल आर रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन, ठीक है ना। देन हाउ टू डू, कैसे करते हैं। सो 3 पीस प्रिपरेशन करते हैं पहले, सबसे पहले पेशेंट को, तो लाइक प्रिपरेशन में हम प्रॉपर उस साइट पे प्रॉपर लाइक बीटाडीन से प्रॉपर क्लीनिंग करते हैं। देन पेशेंट का कंसर्न लेते हैं, वहाँ पे हम रिससिटेशन ट्रॉली रेडी रखते हैं, आईवी लाइन पेशेंट को लगाते हैं। सो दैट इज़ द प्रिपरेशन। देन सेकेंड हमारा पोजीशन या तो सिटिंग दे सकते हैं या फिर लेफ्ट लेटरल, जो कि सी शेप, जो कि मैंने अच्छे से बता रखा है क्या होता है सी शेप, लाइक कि जो चिन है प्रॉपर चेस्ट को टच करेगी, जो हमारा जो नी है वो प्रॉपर एब्डोमेन को टच करेगी, एंड प्रॉपर सी शेप ऐसा। या फिर हम प्रोन पोजीशन में भी कर सकते हैं। प्रोन ज़्यादा यूजुअली करते नहीं है, बट बाई चांस अगर नहीं ये दोनों पोजीशन पेशेंट को नहीं कर सकते तो प्रोन में भी हम कर सकते हैं। सो ये तीनों पोजीशन यूज़ कर सकते हैं। एंड थर्ड इज़ द प्रोजेक्शन। सो प्रोजेक्शन में क्या होता है ना, जैसे कि आपने नीडल इंसर्ट किया, आपने नीडल इंसर्ट करोगे तो नीडल इंसर्ट करोगे है ना, ये हमारा स्किन है एंड हमारा वर्टिब्रल कॉलम, यहाँ पे हमारा स्पाइनल कोड है, ठीक है ना। सो सबसे पहले क्या आएगा, स्किन आएगा,
ठीक है। स्किन के बाद हमारा सबक्यूटेनियस टिश्यू आएगा, फिर हमारा सुप्रास्पाइनस लिगामेंट आएगा, देन हमारा इंफ्रा स्पाइनस लिगामेंट आएगा, देन हमारा लिगामेंटस फ्लेवम आएगा। ये आपको याद करना है। स्किन आएगा, उसके बाद सबक्यूटेनियस टिश्यू आया, फिर सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट, इंफ्रा एंड देन लिगामेंटम फ्लेवम। यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंट फील होगा, जब नीडल इंसर्ट करते हैं ना, एक रेजिस्टेंट फील होगा, ठीक है ना। उसके बाद ड्यूरामीटर आ गया, फिर अरेक्नोइड मैटर आएगा, एंड देन हमारा अरेक्नोइड मैटर के पास क्या है, CSF है, एंड हमें यहीं पे हम क्या करते हैं, यहीं पे हम इंजेक्ट करते हैं, ठीक है ना। जो हमारा स्पाइनल एनेस्थीसिया ना, डेट इज कॉल्ड सब अरेक्नोइड ना, मतलब अरेक्नोइड के नीचे। सब अरेक्नोइड ब्लॉकेज हमने पढ़ा ना, स्पाइनल एनेस्थीसिया ऑल्सो नोन एज सब अरेक्नोइड ब्लॉकेज। सो हम जस्ट बिलो द अरेक्नोइड मैटर हम ये इंजेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारा पीएम मैटर आ गया। सो अरेक्नोइड के नीचे सब अरेक्नोइड आएगा, ठीक है ना। सो ये आपको ध्यान रखना है। सो ये हमारा वो होगा। नीडल में हम लाइक ड्यूरा कटिंग नीडल यूज़ करते हैं, या फिर हम ड्यूरा स्प्लिटिंग नीडल यूज़ करते हैं। सो ड्यूरा कटिंग नीडल में क्या होता है ना, लाइक उसका जो बोर होना है वो ज़्यादा बड़ा होता है, लाइक ऐसे बड़ा होता है, तो बाद में जो CSF के लीकेज के चांसेस क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा होल हुआ है। एंड ड्यूरा स्प्लिटिंग में क्या होगा, CSF लीकेज के चांसेस कम होगा, तो इसमें क्या होगा कि कम हेडेक होगा। ड्यूरा स्प्लिटिंग अगर आपने किया तो कम हेडेक होगा, बट ड्यूरल कटिंग किया तो ज़्यादा हेडेक होगा, है ना। पोस्ट पंक्चर जो हेडेक होता है ना वो ज़्यादा होगा। सो लाइक नीडल्स का नाम है क्यूंकी, बैबकॉक नीडल, या फिर विटकेयर, स्पॉटर, ये सारे नीडल होते हैं। उसका लाइक 18 गोज, 20 गोज, 23 गेज, ये सारा गेज होता है। सो आपको नीडल का नेम याद होना चाहिए, क्यूंकी, बैबकॉक नीडल और विटकेयर और स्पॉटर नीडल। एंड जो गेज है डेट इज 18 गेज, 20 गेज, 23 गेज वगैरह यूज़ करते हैं। साइड इफेक्ट क्या होता है हमारे स्पाइनल एनेस्थीसिया का, डेट इज फर्स्ट इज द मोस्ट कॉमन इज पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसा होगा, पेशेंट बोलेगा ना मुझे बोरिंग, जैसे कि आपको एकदम पूरे दिन रूम में बंद कर दे, कोई फ़ोन वोन कुछ ना दे, तो कैसा बोरिंग लगेगा। बोरिंग की वजह से आपको जो हेडेक होगा ना, दैट इज काइंड ऑफ डल बोरिंग काइंड ऑफ हेडेक होता है। ऑक्सीपिटल रीजन में मेनली होता है, कभी कभी फ्रंटल में भी होता है, ठीक है ना। एंड इट इज़ माइल्ड टू मॉडरेट होता है। तो ये इसको हमें पेशेंट को क्या बताना है कि आपको एडिक्वेट बेड रेस्ट लेना है, आपको गुड हाइड्रेशन देना है। क्यों, क्योंकि CSF लीकेज हो रहा है ना, तो प्रॉपर हाइड्रेशन देंगे तो लाइक प्रॉपर सर्कुलेशन के थ्रू लाइक CSF अच्छे से प्रोड्यूस होगा। तो गुड हाइड्रेशन हो गया, IV फ्लूइड्स देंगे अगर पेशेंट हाइड्रेट नहीं हो सकता है तो, या फिर देन पेशेंट बोलेगा अभी भी मेरा पेन नहीं सही हुआ, तो हम क्या देंगे, टैप PCM प्लस कैफीन बोलते हैं। एंड कभी कभी पेशेंट लाइक बहुत क्रोनिकली बोलता है कि अभी तक मेरा जो दर्द है अभी तक सही नहीं हुआ, तो उस इन दैट केस एपिड्यूरल ब्लड पैच भी करते हैं। ये नाम जस्ट आप याद कर लो, एपिड्यूरल ब्लड पैच ऑल्सो डन इन पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक। इसमें क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, पेशेंट का 10 से 15 ml ब्लड निकालते हैं एंड उसको एपिड्यूरल स्पेस में इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, तो क्लॉट फॉर्म हो जाता है, इसकी वजह से जो है लीकेज नहीं होता है, हील हो जाता है एंड लीकेज नहीं होता है। सो दिस इज द सिंपल प्रोजेक्शन। उसके अलावा और क्या हो सकता है, यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है, दैट इज पैरालिसिस ऑफ डेट्रोसल मसल की वजह से। तो इन दैट केस हम फॉलिस पेशेंट को इंसर्ट करते हैं, ठीक है ना। सो लाइक पेशेंट को स्पाइनल एनेस्थीसिया होगा, उसके बाद वो कंप्लेन करेगा कि मेरे को ना यूरिन नहीं आ रहा है ना। सो दैट इज यूरिन रिटेंशन हो जाता है। उसके अलावा लाइक ब्रेडिकार्डिया है ना, हाइपोटेंशन, क्योंकि वेजोडाइलेशन होता है तो हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया। सो ब्रेडिकार्डिया हो तो इंजेक्शन एट्रोपिन है ना, ग्लाइकोपाइरिड वगैरह देते हैं। सो ऐसे याद कर लो कि स्पाइनल एनेस्थीसिया इज ए सिंपैथेटिक ब्लॉकेज। सिंपैथेटिक ब्लॉकेज होगा तो क्या होगा, ऑफकोर्स हाइपोटेंशन होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, है ना। सो ये हो गया। सो ड्रग्स कौन कौन से देते हैं, लाइक लिग्नोकेन, प्रोकेन, बुपिविकेन, लिबोविकेन, जो हमने भी याद किया ना वो। प्लस उसके साथ हम कुछ एडिटिव्स भी यूज़ करते हैं। एडिटिव्स ऑल्सो यूज अलोंग विद द स्पाइनल एनेस्थीसिया टू प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन, है ना। बेसिकली जो भी हमने दिया है उसको प्रोलॉन्ग करने के लिए, मतलब एनेस्थीसिया का जो टाइम है ड्यूरेशन को इंक्रीज करने के लिए, जैसे कि फेंटेनिल दे दिया, मॉर्फिन दे दिया। सो एडिटिव्स ऑल्सो यूज इन द स्पाइनल एनेस्थीसिया। देन कमिंग टू द सेकंड वन, दैट इज द एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। सो एपिड्यूरल में क्या है कि हम एपिड्यूरल स्पेस में डालेंगे। सो जो मैंने आपको दिखाया था ना ये कि इंफ्रास्पाइनस लिगामेंट आएगा, देन लिगामेंटस फ्लेवम आएगा, जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट फील होगा, एंड उसके बाद ड्यूरामीटर आ जाता है। तो ड्यूरामीटर के जस्ट ऊपर जैसे ही आपको रेजिस्टेंस फील होगा वहीं पे इंजेक्ट कर देंगे, दैट इज़ द एपिड्यूरल स्पेस, है ना। सो एपिड्यूरल इज़ द वेरी सिंपल। एपिड्यूरल कहाँ देना, इट कैन बी डन एट थोरेसिक। हाँ, सो उसमें क्या था, बेसिकली हमारे स्पाइनल में क्या था कि हम L3 L4 या L4 L5 के बीच में ही देंगे बच्चों में, एंड उसमें बड़ों में L3 L4 में देंगे। बट ये हम थोरेसिक लेवल पे भी दे सकते हैं, लंबर रीजन पे भी दे सकते हैं, सर्वाइकल में भी जो बहुत एक्सपर्ट होते हैं वो सर्वाइकल पे भी दे देते हैं। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे हम अंदर थोड़ी ना जा रहे हैं, हम तो यहाँ पे बस लिगामेंटस फ्लेवम के जस्ट नीचे ही दे रहे हैं ना, ड्यूरामीटर से ऊपर ही दे रहे हैं। एंड स्पाइनल कोड तो हमारा लाइक अंदर होगा ना, पिरामिड के अंदर होगा, तो वो वाली लेयर तो हम पेनिट्रेट ही नहीं कर रहे हैं, तो लाइक चांसेस ऑफ स्पाइनल कोड इंजरी तो है ही नहीं। तो इसलिए हम सर्वाइकल, थोरेसिक,
लंबर, कोई भी रीजन में भी दे सकते हैं, ठीक है ना। इंडिकेशन क्या है, सेम एज स्पाइनल, कि हमें लाइक उस पूरा बॉडी, होल ओवर बॉडी हमें पैरालाइज करना है, एनेस्थेटाइज करना है, तो ये इंडिकेशन सेम है। नीडल का नाम याद करना है। नीडल कौन सा यूज़ करते हैं, 2 होल्स नीडल यूज़ करते हैं, 16 गेज का या फिर 18 गेज का, वेरी इंपॉर्टेंट। 2 होल्स नीडल 18 गेज और 16 गेज यूज़ करते हैं, एंड दिस इज़ द 2 होल्स नीडल। ये देख रहे हो आप, ये बोर्ड इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा होता है, ये एग्जाम में ऐसे आ जाएगा, तो ये दिस इज 2 होल्स नीडल, ठीक है ना। सो मिनिमम देखो, जो हमारा स्पाइनल जो हमने पढ़ा ना, स्पाइनल में हम मैक्सिमम 4 ml दे सकते हैं। 4 ml से ज़्यादा आप नहीं दे सकते, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं है। बट एपिड्यूरल में ना आप मिनिमम आप 10 to 15 ml दे सकते हो, एंड मैक्सिमम आप कितना भी दे सकते हो। सो मिनिमम आप 10 to 15 ml वहाँ पे देना होता है, क्योंकि वहाँ पे पोटेंशियल स्पेस होता है, वहाँ पे बहुत स्पेस होता है। आप जब एनाटॉमी आपने पढ़ रखी होगी ना, आपको दिखेगी कि एपिड्यूरल में बहुत स्पेस होता है। सो दैट्स द रीज़न। ओके, एंड एक और फ़ायदा क्या है ना, कि एपिड्यूरल एनेस्थीसिया का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि आपने ना एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में आप एक कैथेटर भी इंसर्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे, हाँ यार, ये इमेज, सो देखो, दिस इज़ द एपिड्यूरल स्पेस, कितना बड़ा स्पेस दिख रहा है आपको, है ना। सो यहाँ पे क्या किया हमने, एक कैथेटर इंसर्ट कर दिया। वो कैथेटर इंसर्ट करके छोड़ देते हैं, ठीक है ना। दिस इज द कैथेटर, दिख रहा है आपको, एंड इसको कैथेटर को इंसर्ट करके छोड़ देते हैं, एंड लाइक आफ्टर ऑपरेशन, अब पोस्ट ऑफ फेस में पेशेंट को बहुत पेन होता है ना, सो उस टाइम भी हम लाइक कुछ भी लाइक जो भी पेन किलर जो होते हैं ना, एनाल्जेसिया, वो भी इंजेक्ट करते हैं, तो लाइक पेशेंट को पेन भी थोड़ा कम हो जाता है। सो दिस इज द एडवांटेज, कि बाय इंसर्टिंग द कैथेटर इनटू द एम्प्टी स्पेस, ड्रग इंजेक्टेड कंटिन्यूसली ड्यूरिंग सर्जरी भी कंटिन्यूसली दे सकते हैं, आफ्टर भी, पोस्ट ऑफ एनाल्जेसिया भी एक्ट करता है। एंड यहाँ पे पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हम यहाँ पे ड्यूरामीटर के अंदर थोड़ा जा रहे हैं, हम जस्ट ड्यूरामीटर के ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पे CSF लेके इसका चांस ही नहीं है, ठीक है। सो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में हमारा क्या बोलते हैं, पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक के चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। एंड स्पाइनल एनेस्थीसिया में ना, आफ्टर स्पाइनल एनेस्थीसिया हम पेशेंट को फ्लैट पोजीशन बोलते हैं, कि फ्लैट पोजीशन आपको रखना है ना, फ्लैट रखना है, बेड को एलिवेट वगैरह नहीं करना है, पिलो वगैरह नहीं लगाना, फ्लैट रखना है आफ्टर प्रोसीजर, ठीक है ना। सो ये हमारा हो गया एपिड्यूरल, स्पाइनल, ठीक है, एंड ये हमारा सेंट्रल न्यूरोलॉजिकल ब्लॉकेज हो गया। एंड लास्ट हमारा है कॉर्डल। कॉर्डल तो कुछ नहीं है, कॉर्डल इज सिमिलर टू दिस, सिमिलर टू लाइक स्पाइनल, और यही इसमें क्या है ना, कि सिमिलर टू एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, वेयर नीडल इंसर्टेड फ्रॉम S4 S5, मतलब वहाँ पे क्या था, हम लंबर में, थोरैसिक में या फिर सर्वाइकल में कर रहे थे। यहाँ पे हम S4 S5, मतलब कि अनफ्यूज सैक्रल वर्टिब्रे जो बच्चों में होते हैं ना, बच्चों में बेसिकली हम करते हैं। कॉर्डल ब्लॉकेज ना बेसिकली हम बच्चों में करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारा जो सैक्रल 5 होते हैं ना, 1 2 3 4 5, तो इसमें S4 S5 फ्यूज नहीं होते हैं, अनफ्यूज होते हैं, तो वहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं नीडल इंसर्ट करते हैं, तो लाइक स्पाइनल कोड इंजरी के चांसेस कम होते हैं, है ना। एंड पोजीशन कौन सा देते हैं, लेटरल पोजीशन देते हैं, तो पोजीशन आपको याद करना है। सो ये हमारा था कॉर्डल ब्लॉकेज के बारे में, ठीक है। सो हमारा एनेस्थीसिया कंप्लीट हो गया, यस, एनेस्थीसिया हमारा कंप्लीट हो गया। सेंट्रल में हमने स्पाइनल पढ़ लिया, एपिड्यूरल पढ़ लिया, कॉर्डल पढ़ लिया। पेरिफेरल में मैंने आपको बता दिया कि लाइक पैरासर्वाइकल, जो हमें नर्व्स ब्लॉक करनी है वो वहाँ पे पर्टिकुलर साइड पे देंगे। पैरासर्वाइकल, कॉर्डल हो गया हमारा, लाइक फेसियल हो गया हमारा, पोप्लिटियल हो गया हमारा, सियाटिक नर्व हो गया, है ना, ट्राइजेमिनल नर्व हो गया। जो नर्व हमें ब्लॉक करना है वहाँ पे डायरेक्टली हम इंजेक्ट कर देंगे। सो दैट्स द पेरिफेरल. So that's all about anesthesia.